दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में गोरखा शासन। तो इसमें हम संपूर्ण जितने भी गोरखा के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले मैंने पवार वंश व चंद वंश के बारे में भी पढ़ा चुका दोस्तों, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम गोरखा शासन के बारे में। तो जनवरी 1790 में हस्तिदल चौतरिया, काजी जगदीश पांडे, सेनापति अमर सिंह थापा, सूरवीर थापा के नेतृत्व में गोरखों ने कुमाऊं में दो मार्गों से आए। एक दल अल्मोड़ा मार्ग से और दूसरा दल झूला घाट मार्ग से आए थे। तो गोरखों ने उत्तरा कुमाऊं में कब आक्रमण किया था? 1790 में, ठीक है, जनवरी 1790 में। और ये दो मार्गों से होते हुए क्या आए थे? कुमाऊं में इन्होंने आक्रमण किया था। 1790 में हवालबाग के साधारण युद्ध में महेंद्र चंद को गोरखाओं ने पराजित किया और अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में गोरखाओं का साथ हर्षदेव जोशी ने दिया था। तो 1790 ईस्वी में हवालबाग के युद्ध में, ठीक है, जो कुमाऊं का राजा था महेंद्र चंद क्या हो गया था? पराजित हो गया था। और इसी कारण उनका गोरखाओं का शासन कुमाऊं में 1790 से ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक रहा, ठीक है। तो गोरखाओं का शासन कुमाऊं में कब से कब तक रहा? तो 1790 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक। तो हवालबाग का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में किसने इनका साथ दिया था गोरखाओं का? तो हर्षदेव जोशी ने इनका साथ दिया था। गढ़वाल आक्रमण 1791 में हर्षदेव की सहायता से गोरखाओं ने गढ़वाल के लंगूरगढ़ पर घेरा डाला, किंतु असफल रहे। गोरखाओं ने क्या किया? 1790 में कुमाऊं में आक्रमण किया और उसके तुरंत बाद 1 साल बाद क्या किया? उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया हर्षदेव जोशी की सहायता से। लेकिन वो क्या रहे? सफल नहीं हो पाए, लेकिन वो हार गए। इसी कारण क्या हुआ? 1804 ईस्वी में फिर उन्होंने क्या किया? दोबारा आक्रमण किया खुड़बुड़ा के युद्ध में, यानी कि देहरादून में जो खुड़बुड़ा युद्ध हुआ था 1804 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद उनका शासन क्या हो गया? गढ़वाल में भी उनका शासन हो गया। तो 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा युद्ध में प्रद्युमन शाह की मृत्यु के पश्चात गोरखाओं का शासन हुआ। तो गोरखाओं का शासन गढ़वाल में कब से कब तक रहा? तो 1804 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक गढ़वाल में इन्होंने क्या किया था? गोरखाओं ने शासन किया था। गोरखों के राजा नेपाल में रहता था। तो जो गोरखों के राजा होते थे वो तो नेपाल में रहते थे। कुमाऊं जैसे प्रांतों में गवर्नर रहते थे। और सबसे राजा कौन जो गोरखों का राजा कहाँ रहता था? नेपाल में रहता था। उनके नीचे जो होते थे, राजाओं के नीचे गवर्नर, वो कुमाऊं यानी कि गढ़वाल जैसे प्रांतों में रहते थे, जिन्हें सुब्बा या सूबेदार भी कहा जाता था। तो गवर्नर को क्या कहा जाता था? सुब्बे या सूबेदार कहा जाता था। श्रीनगर की संधि गोरखा सेनापति व प्रद्युमन शाह के बीच 1792 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। 1700 जो श्रीनगर की संधि हुई थी वो गोरखा सेनापति और प्रद्युमन शाह के मध्य कब हुई थी? 1792 ईस्वी में हुई थी। कुमाऊं का प्रथम सुब्बा जोगामल साधा। तो कुमाऊं का गवर्नर या प्रथम सुब्बा, ठीक है, गवर्नर को ही क्या बोलते हैं? सुब्बा बोलते हैं, ठीक है। तो कुमाऊं का प्रथम सुब्बा कौन हो गया? जोगामल शाह। उसके बाद नरसिंह काजी सुब्बा बना था। और दूसरे नंबर का सुब्बा यानी कि गवर्नर कौन बना? तो नरसिंह काजी बना। सुब्बा की सहायता के लिए काजी व एक सैनिक अधिकारी भी होता था। तो सुब्बा की सहायता के लिए क्या होता था? एक काजी और एक सैनिक अधिकारी भी होता था, जिसे नायब सुब्बा कहा जाता था, ठीक है। और जिसे क्या कहा जाता था? नायब सुब्बा कहा जाता था। गोरखा दो ब्राह्मणों को मानते थे, जिनमें पांडे व उपाध्याय थे, ठीक है। गोरखा दो ब्राह्मणों को मानते थे सिर्फ, ठीक है, उसमें पांडे व उपाध्याय थे। दोस्तों कहीं कहीं पांडे न देकर मिश्रा भी दिया है, ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखें। गोरखे जंगली सुअर का गोश्त पसंद करते थे। तो गोरखे किसका गोश्त पसंद करते थे, यानी कि मीट किसका पसंद करते थे? तो जंगली सुअर का मीट पसंद करते थे गोरखा लोग। रणबहादुर शाह का शासनकाल 1778 से 1804 ईस्वी तक रहा। तो रणबहादुर जो शाह का जो शासनकाल था वो 1778 से लेकर 1804 ईस्वी तक रहा था, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल विजय के समय नेपाल का राजा कौन था? तो रणबहादुर शाह था। अंतिम सुब्बा चौतरिया बमसा 1814 में सुब्बा बना था। तो प्रथम पढ़ा था दोस्तों हमने, वो कौन था? जोगामल शाह था। और अंतिम कौन हो गया? चौतरिया बमसा, जो 1814 में सुब्बा बना था। कप्तान हैरसी ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का आर्ल वारिक कहा था, ठीक है। किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का आर्ल वारिक कहा है? तो कप्तान हैरसी ने कहा है हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का आर्ल वारिक। अब देखते हैं दोस्तों गोरखों का प्रशासन।
तो गोरखे के समाज में सभी वर्ग के लोग थे बजाय ब्राह्मणों को छोड़कर। तो जो गोरखों का समाज था उसमें क्या थे, सभी वर्ग के लोग रहते थे उसमें, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़कर सभी वर्ग के लोग रहते थे। गांव के प्रधान सयानों या थोकदारों के अधीन होते थे। तो जो गांव के प्रधान थे वो सयानों या थोकदारों के अधीन होते थे, जिन्हें राजकर के अलावा सयानों या थोकदारों को दस्तूर भी दिया जाता था। ठीक है, सयानों और थोकदारों को राजकर के अलावा कौन सा कर दिया जाता था, तो ये दस्तूर कर दिया जाता था। शिल्पकारों को कामी कहते थे। तो गोरखा लोग जो शिल्पकार होते थे उन्हें क्या कहते थे, कामी कहते थे। राजपूतों को खसिया नाम से पुकारा जाता था। और राजपूतों को किस नाम से पुकारा जाता था, खसिया नाम से, और शिल्पकारों को कामी नाम से पुकारते थे। ब्राह्मण दासों को कठुआ कहा जाता था। ठीक है, तो गोरखा लोग ब्राह्मण जो दास होते थे उन्हें किस नाम से पुकारते थे, तो कठुआ नाम से पुकारा जाता था। तांबे के बर्तनों से विशेष लगाव था। तो गोरखा लोगों को तांबे के बर्तनों से क्या था, विशेष लगाव था। इनकी न्याय प्रणाली प्रांतों में सुब्बा, नायब सुब्बा, सेना व कमांडर व अन्य फौजी सरदार तय करते थे। ठीक है, इनकी जो न्याय व्यवस्था थी प्रांतों में, उनमें सुब्बा, नायब सुब्बा, सेना कमांडर व अन्य फौजदार क्या करते थे, तय करते थे न्याय का। अल्मोड़ा में उस समय गोरखों की एक अदालत भी थी। ठीक है, तो अल्मोड़ा में क्या थी, एक गोरखों की उस समय एक अदालत भी थी। जज या न्यायाधीश विचारी कहा जाता था। तो गोरखा काल में जज या न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था। तो जज एवं न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, विचारी कहा जाता था। जो अदालत के अन्य न्यायकर्ता होते थे उन्हें सभा कहा जाता था। सच व झूठ का पता लगाने के लिए दिव्य नामक अग्नि परीक्षा होती थी। तो सच व झूठ का पता लगाने के लिए गोरखा शासन में दिव्य नाम की क्या होती थी, अग्नि परीक्षा होती थी। इसके लिए 3 प्रकार के दिव्य प्रचलित थे। तो पहला हो गया गोला दीप, दूसरा हो गया कड़ाई, और तीसरा हो गया तराजू दीप। तो दोस्तों गोला दीप में क्या होता था, गरम लो यानी कि गरम कोई लोहे का डंडा या गरम लोहे का गोला हाथ में पकड़ाते थे। ठीक है, हाथ में पकड़ाते थे। हाथ जल गया तो दोषी ठहराया जाता था, और हाथ अगर नहीं जला तो क्या होगा, वो निर्दोष ठहराया जाता था। वैसे ही दोस्तों कड़ाई दीप में भी होता था, गरम तेल की कड़ाई में हाथ डालते थे, तो हाथ जल गया तो क्या होगा, वो दोषी ठहराया जाएगा, और हाथ नहीं जला तो वो निर्दोष होता था। अब है दोस्तों तराजू दीप। तो तराजू दीप में क्या होता था, एक समय क्या होता था, तोलने का समय होता था। एक दिन तोला फिर दूसरे दिन भी उसको तोला जाता था। यानी कि तोलने के टाइम जितना उसका वेट है उतना ही रहना चाहिए दूसरे दिन भी। उसका वेट दूसरे दिन कम हो गया तो उसको क्या क्या ठहराते थे, दोषी ठहराया जाता था। अब है गोरखों के अन्य तरीके जो उनकी न्याय प्रणाली होती है। इनकी अन्य न्याय प्रणाली में पहला है दोस्तों तीर का दीप। तो तीर का दीप ऐसा होता था दोस्तों, कोई व्यक्ति नदी पार यानी कि तालाब में तैराते थे, कोई दूसरा व्यक्ति एक जगह तीर मारता था तो उस व्यक्ति को वहां तक दोबारा लौटकर पहुंचना था। अदरवाइज वो वहां तक नहीं पहुंचा और उसने पानी से सर ऊपर कर दिया तो वो दोषी ठहराया जाता था। अब है दोस्तों बौ काटी हराई दीप, यानी कि बौ काटी मतलब तैरना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, तैरना। तो ऐसे जब कोई दोनों के बीच झगड़ा होता था तो उनके लड़कों को क्या करते थे, जो तैरना नहीं जानते थे यानी कि भौं काटना नहीं जानते थे, उनको तालाब में लगाया जाता था। और जिसका बच्चा ज्यादा देर तक यानी कि ज्यादा देर तक पानी में रहता था यानी कि मरता नहीं था तो उसको क्या कहते थे, निर्दोष ठहराया जाता था। और जिसका बच्चा मर गया तो वो दोषी ठहराया जाता था। अब है दोस्तों काली हल्दी दीप। तो काली हल्दी दीप दोस्तों ऐसा होता है, काली हल्दी यानी कि एक जहरी हुआ, जिस व्यक्ति को काली हल्दी खिलाकर बच गया तो वो निर्दोष ठहराया जाता था, और जो मर गया तो वो दोषी होता था। अब है दोस्तों जहर दीप। तो जहर दीप में भी वही हुआ, जहर पिला के जो बच गया तो ठीक है, और जो नहीं बचा तो वो दोषी ठहराया जाता था। अब है घात दीप। तो घात दीप क्या होता है, मंदिरों में ये किसी प्रकार का देवी देवताओं वाला होता है ये घात दीप। किसी भी स्त्री को छत पर चढ़ना दंडनीय अपराध था। तो गोरखा कालीन में किसी भी स्त्री को छत पर चढ़ना क्या था, दंडनीय अपराध था। देशद्रोह के लिए मौत की सजा होती थी। तो देशद्रोह के लिए गोरखा शासन में कौन सी सजा होती थी, तो मौत की सजा होती थी। तो आत्महत्या करने वाले के परिवार से जुर्माना लिया जाता था। ठीक है, दिया नहीं जाता था, उनके परिवार से क्या होता था, जुर्माना लिया जाता था। यानी कि किसी व्यक्ति ने यानी कि आत्महत्या कर ली तो उसके परिवार से क्या लिया जाता था, जुर्माना लिया जाता था। यानी कि हेल्प नहीं की जाती थी, उनसे क्या होता था, उल्टा पैसा लिया जाता था।
अब बात करते हैं दोस्तों गोरखा सेना के बारे में। तो गोरखा राज्य राज्य गोरखा गोरखों का राज्य सैनिक शासन पर आधारित था। ठीक है, तो गोरखा का राज्य किस पर आधारित था? तो सैनिक शासन पर आधारित था। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार खुखरी होता था। तो गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार कौन सा था? खुखरी होता था। ठीक है, कौन सा? खुखरी। खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र डोटी का गढ़ी नामक नगर था। तो खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? डोटी का गढ़ी नामक नगर था। खुखरी नेवार जाति के लोहार बनाते थे। और खुखरी कौन बनाते थे? तो नेवार जाति के लोहार बनाते थे डोटियों के लिए खुखरी। कार्यरत सैनिकों को जागरिया या जागचा कहा जाता था। तो जो गोरखा सैनिकों को कार्यरत सैनिक होते थे उन्हें जागरिया या जागचा कहा जाता था। 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त सैनिकों को ढाकरिया या ढाकचा कहा जाता था। ठीक है, तो कार्यरत सैनिकों को जागरिया या जागचा, और 2 वर्ष के लिए जो सेना मुक्त होते थे सैनिक उनको ढाकरिया या डाकचा कहा जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों गोरखों की कर नीति के बारे में। पहले दोस्तों पुंगाड़ी। तो पुंगाड़ी क्या था? ये भूमि कर होता था पुगाड़ी। तो सैनिकों का वेतन इस कर से दिया जाता था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन भी करते रहिए। तो पुगाड़ी क्या होता है? भूमि कर होता है दोस्तों पहले तो। और जो भूमि कर यानी कि पुगाड़ी से ही जो गोरखा सैनिक होते थे उनके लिए वेतन भी दिया जाता था पुगाड़ी कर से। अगला है सलामी। तो सलामी टैक्स था, यह एक प्रकार का नजराना कर था। ठीक है, तो सलामी क्या था? यह एक प्रकार का नजराना कर था। टीका भेंट यानी कि टीका भेंट क्या होता था? शादी विवाह के समय लिया जाने वाला कर कौन सा हो गया? टीका भेंट। अगला है दोस्तों मांगा। तो मांगा कर क्या होता है? यह प्रत्येक जवान से युद्ध के समय 1 रुपये कर के रूप में लिया जाता था। तो मांगा कर क्या हो गया? प्रत्येक जवान से युद्ध के समय कितना पैसा लिया जाता था? 1 रुपया कर के रूप में लिया जाता था। अब है सौन्या फागुन। तो सौन्या फागुन क्या है? उत्सवों का खर्चा। ठीक है, तो उत्सवों का खर्चे हेतु कौन सा कर लिया जाता था? तो सौन्या फागुन कर लिया जाता था। अब है दोस्तों टान कर। तो टान कर किससे लिया जाता था? ये हिंदू होगा। ठीक है दोस्तों, ये हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। तो टान कर किससे लिया जाता था? हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था टान कर। अगला है मिजारी। तो मिजारी टैक्स था जो शिल्पकर्मियों व जगरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, मिजारी कर किससे हो गया? शिल्पकर्मियों तथा जागरिया जो ब्राह्मण होते थे उनसे कौन सा टैक्स लिया जाता था? मिजारी टैक्स लिया जाता था। अब है दोस्तों मरो। तो मरो कर किससे लिया जाता था? पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था। तो जिसके पुत्र नहीं होते थे उनसे कौन सा कर लिया जाता था? मरो कर लिया जाता था। अगला है रहता। रहता कर। ठीक है, ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों पर यह कर लगता था। तो जो गांव छोड़कर भागते थे जो लोग उन पर कौन सा कर लगता था? रहता नामक कर लगता था। अगला है बहता कर। तो बहता कर क्या था? छिपाई गई संपत्ति पर। ठीक है, किस पर? छिपाई गई संपत्ति पर कौन सा टैक्स लिया जाता था? बहता टैक्स लिया जाता था। अगला है दोस्तों घी कर। तो घी कर किससे लिया जाता था? दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था घी कर। अब बात करते हैं मौकर। तो ये प्रति परिवार 2 रुपये कर लिया जाता था। तो मौकर किससे लिया जाता था? हर एक परिवार से 2 रुपये प्रति से यानी कि प्रति परिवार से कर लिया जाता था। इसे घरई या छिपी कर भी कहा जाता था। तो मौकर को क्या घरई और छिपी कर भी कहा जाता है। अब है अदनी दफ्तरी। ठीक है, ये है अदनी दफ्तरी। यह राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खस जिम्मेदारों से लिया जाता था। तो अदनी टैक्स किसके लिए लिया जाता था? अदनी दफ्तरी। तो ये खस जिम्मेदारों से लिया जाता था जो राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए। अब है जन्य शून्य। ठीक है, जन्य शून्य राज कर्मचारियों के लगान के बारे में पूछने पर। ठीक है, तो जन्य शून्य यानी कि जानने सुनने वाले होते थे जो, वो क्या उनसे कर्मचारियों से लगान के बारे में पूछने पर कौन सा कर लिया जाता था? जन्य शून्य कर लिया जाता था। अब है दोस्तों कुशई कर। तो ब्राह्मणों से लिया जाता था कुशी नामक कर। ठीक है, ये 5 रुपये प्रत्येक ब्राह्मण से लिया जाता था कुशी कर। ठीक है, 5 रुपये, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। गोबर और पुछिया नामक भी कर थे। तो गोरखा कालीन में गोबर और पुछिया नामक भी क्या थे? एक कर थे। अगला है दोस्तों दोनिया कर। तो दोनिया कर तक क्या था? भाबर में पहाड़ी पशुचारकों द्वारा वसूला जाता था। तो भाबर में क्या होते थे? जो पहाड़ी पशुचारक होते थे उनसे वसूला जाता था दोनिया नामक कर।
काश्तकारों से कर ठेकाबंदी के आधार पर वसूला जाता था। तो काश्तकारों से कर कैसे वसूला जाता था? तो ठेकाबंदी के आधार पर वसूला जाता था काश्तकारों से कर। अब बात करते हैं दोस्तों गोरखों का समाज, धर्म एवं संस्कृति के बारे में। ठीक है, गोरखा का एक अपना पृथक समाज होता था। ठीक है, गोरखों का क्या होता था? एक पृथक समाज होता था। वे किसी विशेष के न होकर, यानी कि विशेष धर्म का न होकर पृथक नस्ल व जातियों के समूह होते थे। ठीक है, वो किसी विशेष धर्म को नहीं मानते थे। गोरखा मांस व मदिरा के प्रेमी होते थे। तो मांस व सुअर का मांस क्या करते थे? वो बहुत प्रेमी थे, यानी कि गोरखा मांस व मदिरा के वो बहुत प्रेमी थे। गोरखा बौद्ध व हिंदू दोनों धर्म के अनुयायी थे, यानी कि गोरखा क्या थे? बौद्ध व हिंदू दोनों धर्मों को मानते थे। दुर्गा शक्ति देवी थी। ठीक है, तो गोरखाओं की जो शक्ति देवी थी वो दुर्गा देवी को वो अपनी शक्ति देवी मानते थे। गोरखों का प्रेम त्योहार, यानी कि उनका जो प्रमुख त्योहार था वो दशहरा को मानते थे। क्या कौन सा प्रमुख त्योहार कौन सा हो गया? दशहरा। ठीक है, गोरखों का प्रमुख त्योहार कौन सा हो गया? दशहरा को मानते थे। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार अमर सिंह थापा ने 1797 ईस्वी में किया था। ठीक है, चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था? अमर सिंह थापा द्वारा 1797 ईस्वी में किया गया था। गोरखों में गरुड़ जाति के लोग मोस्टा को अपना इष्ट देवता के रूप में पूजा करते थे। तो गोरखाओं में भी क्या थे? एक गरुड़ जाति थी। ठीक है, वो लोग क्या करते थे? जो मोस्टा देवता थे उस इष्ट की वो क्या करते थे? पूजा करते थे। गोरखों की राजभाषा गोरख्याली थी। तो गोरखों की राजभाषा क्या होगी? गोरख्याली होती थी। नेपाल का समूचा साहित्य नेवारी भाषा में मिलता है। तो नेपाल का जो समूचा साहित्य है वो नेवारी भाषा में मिलता है। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, कौन सी भाषा में? नेवारी भाषा में मिलता है। देहरादून में गुरु रामराय के महंत हर सेवक को सदाव्रत के लिए चुना था, यानी कि सदाव्रत दान करने के लिए क्या किया था? गोरखों ने चुना था। गोरखों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ व जागेश्वर आदि जगहों के तीर्थ यात्रियों के लिए सदाव्रत लगाया था। ठीक है, गोरखों ने क्या किया था? केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर आदि जगहों पर तीर्थ यात्रियों के लिए यानी कि सदाव्रत, यानी कि कोई भूमि उन्होंने सदाव्रत यानी कि दान दी थी। अब है दोस्तों गोरखों का अंग्रेजों के साथ युद्ध। ठीक है, गोरखों का जो अंग्रेजों के साथ प्रमुख युद्ध था वो किसके कारण हुआ था? तो गोरखों का अंग्रेजों के साथ युद्ध का कारण तराई के पूर्वी गोरखपुर में करीब 200 गांवों पर कब्जा किया, तब क्या हुआ था? इन दोनों के बीच टकराव यानी कि युद्ध हुआ था। ठीक है, कभी पूछा जा सकता है कि गोरखों और अंग्रेजों के युद्ध जो युद्ध था उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है गोरखपुर में उन्होंने 200 गांवों पर कब्जा किया था गोरखों ने, तो तभी क्या हुआ था? अंग्रेजों और गोरखों के मध्य युद्ध हुआ था। अगले दोस्तों अंग्रेजों के साथ टकराव के समय नेपाल का प्रधानमंत्री भीमसेन थापा था। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ जब टकराव हुआ था तो नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? तो भीमसेन थापा था। भीमसेन थापा के विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया था। तो भीमसेन थापा ने क्या किया था? अपनी जो राज्य को क्या किया था? उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया था, यानी कि अपने राज्य का विस्तार करने की नीति अपनाई थी भीम सिंह थापा ने। लॉर्ड मोइरा ने नवंबर 1814 में नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो लॉर्ड मोइरा ने नवंबर 1814 में क्या की थी? नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। मेजर जनरल मार्ले बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर आक्रमण किया था। तो मेजर मार्ले ने क्या किया था? नेपाल के यानी कि बिहार के रास्ते से नेपाल की राजधानी काठमांडू पर आक्रमण किया था। तो पूछा जा सकता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो मेजर जनरल मार्ले के द्वारा किया गया था। अगला है मेजर जनरल वुड। तो ये गोरखपुर में हमला करने के लिए नियुक्त किए गए थे मेजर जनरल वुड को। मेजर जनरल गिलेस्पी या जिलेस्पी देहरादून में तैनात किए गए थे। तो देहरादून में कौन थे? तो ये थे जिलेस्पी या गिलेस्पी। मेजर जनरल ऑक्टरलोनी सतलज नदी के तट पर तैनात किए गए थे, और मेजर जनरल जो ऑक्टरलोनी थी वो सतलज नदी के तट पर क्या किया गया था? इनको तैनात किया गया था। देहरादून के खलुंगा किले व नाला पानी किले पर सबसे पहला हमला हुआ था। ठीक है, देहरादून के खलुंगा किला और नाला पानी किले पर सबसे पहले क्या हुआ था? हमला हुआ था।
गोरखा सेना का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहा था। तो इस युद्ध में गोरखा का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन सा सेनापति कर रहा था, तो वो बलभद्र सिंह थापा कर रहा था। 25 अप्रैल 1815 में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर आक्रमण किया था। तो अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर आक्रमण कब किया था, 25 अप्रैल 1815 ईस्वी में। 27 अप्रैल 1815 में गार्डनर व बमशाह की भी संधि हुई थी। तो गार्डनर और बमशाह के मध्य संधि कब हुई थी, 27 अप्रैल 1815 ईस्वी में। 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संगोली की संधि स्वीकार की थी। ठीक है, तो 4 मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने संगोली की संधि स्वीकार की थी। ठीक है, तो संगोली की संधि कब स्वीकार की गई, तो 4 मार्च 1816 ईस्वी में। अब बात करते हैं दोस्तों गोरखा के सेना नायक। ठीक है, तो गोरखाओं के प्रमुख जो सेना नायक थे, पहला दोस्तों अमर सिंह थापा। तो नेपाल दरबार का प्रमुख पदाधिकारी था अमर सिंह थापा। ठीक है, तो अमर सिंह थापा था प्रमुख नेपाल दरबार का प्रमुख पदाधिकारी। अगला है रणजोर सिंह थापा। ठीक है, कौन हो गया, रणजोर सिंह थापा। मौला राम ने इसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। तो मौला राम ने किस नेपाली सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी, तो रणजोर सिंह थापा को। अब है हस्तिदल चौतरिया। तो कृषकों के प्रति इसकी विशेष आस्था थी। ठीक है, तो हस्तिदल चौतरिया की क्या थी, कृषकों के प्रति विशेष आस्था थी। हरिद्वार इसके समय दासों के बिक्री का केंद्र था। ठीक है, तो हस्तिदल चौतरिया के समय हरिद्वार क्या था, दासों के बिक्री का विशेष केंद्र था। इसके शासनकाल में रणबहादुर चंद्रिका की रचना भोला राम ने की थी। तो दोस्तों ये बुक है रणबहादुर चंद्रिका, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो इसके रचनाकार हो गए भोला राम। ठीक है, तो ये किसके शासन में लिखी गई, तो हस्तिदल चौतरिया के शासनकाल में लिखी गई। नेपाल का सर्वोत्तम अलंकार काजी से अमर सिंह थापा को विभूषित किया गया था। तो नेपाल का सर्वोत्तम अलंकार कौन सा होता था, काजी। तो काजी से किसे विभूषित किया गया था, अमर सिंह थापा को विभूषित किया गया था। 1812 ईस्वी में मूरक्राफ्ट कुमाऊं व गढ़वाल होते हुए ऊन की विस्तृत जानकारी हेतु तिब्बत गए थे। तो मूरक्राफ्ट कुमाऊं यानी कि उत्तराखंड कब आए थे, तो 1812 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो 1812 में कौन आए थे, मूरक्राफ्ट कुमाऊं और गढ़वाल होते हुए ऊन की विस्तृत जानकारी हेतु कहाँ गए थे, वो तिब्बत गए थे। इनके साथ हैदर खां व हरकदेव पंडित थे। ठीक है, जो मूरक्राफ्ट के साथ कौन कौन थे, तो हैदर खां व हरकदेव पंडित थे। पहला भूमि बंदोबस्त 1891 में सुब्बा जोगामल ने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स लगाया था। ठीक है, तो कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था, 1791 ईस्वी में सुब्बा जोगामल ने किया था। ठीक है, तो कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स लगाया था। राजा रणबहादुर साधु बन गया था। ठीक है, तो राजा जो रणबहादुर था वो साधु बन गए थे और उन्होंने अपना नाम निर्गुणानंद रखा था। ठीक है, तो राजा रणबहादुर क्या बन गए थे, एक साधु बन गए थे और उन्होंने अपना नाम क्या रखा था, तो निर्गुणानंद रखा था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि निर्गुणानंद किसका नाम था, तो राजा रणबहादुर शाह का नाम है निर्गुणानंद। तो दोस्तों गोरखा शासन के बारे में इतना ही था। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।